नमस्कार। मैं करुणा भारद्वाज शब्द निर्माण की प्रक्रिया में आज तीसरा भाग लेकर के आई हूँ। समास। समास अर्थात संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जब उस प्रक्रिया को हम संक्षिप्त कर देते हैं तब उसको समास कहते हैं। परिभाषा देखिए आप, दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास या समस्त पद कहते हैं। समास या समस्त पद एक ही चीज है। अब समस्त पद के दो भेद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। समास को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। समास के साथ हमेशा विग्रह शब्द का ही उपयोग होता है, उसी का प्रयोग करते हैं। हमने एक यहाँ उदाहरण दिया गंगा जल, ये समस्त पद है। जब हमने इसका विग्रह किया तो इसमें आया गंगा का जल। अब आते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो आते हैं इसके सबसे पहले भेद पे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी विभक्तियों का लोप होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कभी कभी बीच में एक से अधिक पदों का भी लोप होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब इसमें कारक के साथ ही अन्य पद भी हैं। अब आते हैं कि तत्पुरुष के भेद। तो तत्पुरुष के 7 भेद होते हैं। मुख्यतः ये 6 भेद जो हैं वो कारक चिन्हों के आधार पर हैं। इसमें कर्ता और संबोधन नहीं होता, बाकी के सब कारक चिन्हों के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले आते कर्म कारक। कर्म तत्पुरुष, ग्रामगत, विग्रह ग्राम को गत, को हमारा कर्म का कारक चिन्ह है। करण तत्पुरुष, ईश्वर प्रदत्त, विग्रह ईश्वर द्वारा प्रदत्त। अब यहाँ करण कारक का चिन्ह द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष, गुरु दक्षिणा, अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान तत्पुरुष, धनहीन, अर्थात धन से हीन। यहाँ पर विग्रह में कारक चिन्ह हमारा क्या है? से। संबंध तत्पुरुष, राजपुत्र, विग्रह राजा का पुत्र। यहाँ का कारक चिन्ह का लोप हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष, कला निपुण, विग्रह कला में निपुण। यहाँ में आपका अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नंग तत्पुरुष, यहाँ नकारात्मक वाले, अभाव वाले तत्पुरुष समास के भेद आते हैं कि जिनका अर्थ नकारात्मक में जाता है। यहाँ हमने एक उदाहरण दिया है, अन्याय, विग्रह न न्याय, यानी जहां न्याय नहीं है, अभाव है जहां भाव नहीं है, अमर है जो मर नहीं सकता। ऐसे नकारात्मक वाले, जिनमें आग से अशिक्षा है, ऐसे आग से नकारात्मक वाले शब्द जो है वो नंग तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्राय पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, लेकिन इसमें गुणवाचक विशेषण होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे नीलकंठ, विग्रह नीला है जो, ये हमारा विशेषण है, कंठ हमारा विशेष्य है। अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। या तो गुणवाचक विशेषण और विशेष होगा या उपमेय और उपमान होगा। उसका उदाहरण जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। अब कमल के समान यहाँ उपमान है और नयन हमारा उपमेय है। कभी कभी विशेष पूर्व पद में तथा विशेषण उत्तर पद में आता है। यहाँ हमने पूर्व पद में विशेषण दिया था, यहाँ हमने उल्टा दिया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पूर्व पद में विशेषण हो और उत्तर पद में विशेष्य हो। जैसे नरोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नरों में उत्तम आदि। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में भी पहला पद संख्यावाची होता है, विशेषण होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है।
कर्मधारय में भी हमारा पहला पद विशेषण होता है और द्विगु समास में भी पहला पद विशेषण होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि कर्मधारय में गुणवाचक विशेषण होता है और द्विगु समास में हमारा संख्यावाची विशेषण होता है, या समूहवाची भी हम कह सकते हैं इसको, और इसमें उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया है चतुर्भुज, विग्रह है 4 भुजाओं का समूह। समूहवाचक तो है ही है ये, और संख्यावाची मैंने इसलिए कहा जैसे एक दांत वाला। अब यहाँ समूह नहीं है, लेकिन पूर्व पद हमारा संख्यावाची है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं कि जहाँ न तो पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही गौण होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और वो विशेष अर्थ देता है। तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास होता है। अब आप देखिए, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यही तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर शब्द सदैव गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात करके हमारा तीसरा विशेष अर्थ निकला गणेश जी का। इस तरह के शब्द जब होते हैं विशेष अर्थ देने वाले, तब बहुब्रीहि समास होता है। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, युग्म। ये दोनों परस्पर साथ चलने वाले शब्द होते हैं। इनमें समुच्चय बोधक शब्दों का लोप होता है और बीच में योजक चिन्ह होता है। इस समास में एक खास बात है कि ये समास के जो भी समस्त पद आते हैं, इनमें बीच में योजक चिन्ह होता है और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। विग्रह करने पर वो समुच्चय बोधक अव्यय आ जाता है। जैसे अन्न जल। अब अन्न जल हमारा यहाँ पे समस्त पद है, हमने जब इसका विग्रह किया तो अन्न और जल और हमारा समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। अब आते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में इसका पूर्व पद अव्यय होता है, इसलिए यही पद प्रधान भी होता है। अव्ययी होने के कारण इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय तो होता ही है, तो इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति। अब यथा हमारा यहाँ अव्यय है, विग्रह जो हमने किया शक्ति के अनुसार, अर्थात अव्यय से बना हुआ शब्द अव्ययी भाव समास हुआ। जैसे भर पेट, भर हमारा अव्यय है, पेट भर कर आदि। परिभाषाओं के बाद अब आते हैं अंतर स्पष्ट करने में। सबसे पहले हम कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर स्पष्ट करेंगे। कर्मधारय में जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है। एक बात और, कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों ही श्रेणी में आते हैं, बहुब्रीहि भी बन सकते हैं और कर्मधारय भी बन सकते हैं। इसके लिए हमें उनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। अब आते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि का अंतर हम कैसे स्पष्ट करें। तो सबसे पहले कर्मधारय में पूर्व पद में गुणवाचक विशेषण होगा और अथवा उपमान और उपमेय होगा। इन्हीं दो कैटेगरीज में होगा, इन्हीं दो श्रेणियों में होगा। इसके बाद अगर जब हम करेंगे इसका कर्मधारय समास का, तो हम इसका देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है कर्मधारय समास का, और उसके बाद उसी को बहुब्रीहि में भी बदला है। बहुब्रीहि तब बनता है जब वो दोनों पद गौण हो जाते हैं और तीसरा नया पद बनता है और विशेष अर्थ निकलता है, तब वो बहुब्रीहि बनता है। अब यहाँ उदाहरण से देखिए, समास के कुछ उदाहरण कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों का अंतर स्पष्ट करने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। कर्मधारय में एक पद विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय होता है, जबकि बहुब्रीहि में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नीलकंठ का उदाहरण दिया है। नीलकंठ का जब हम कर्मधारय के हिसाब से विग्रह करेंगे तो हम करेंगे नीला है जो कंठ। अब यहाँ नीला हमारा विशेषण हो गया और कंठ हमारा विशेष्य हो गया, ये कर्मधारय है। जब हम इसको बहुब्रीहि में करेंगे तो हम करेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात विशेष अर्थ दे रहा है कि नीलकंठ सिर्फ और सिर्फ शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारा यहाँ पे आया कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जब हमारा एक विशेष नाम या विशेष वस्तु के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए संकेत करेगा, तभी हमारा बहुब्रीहि बनेगा। अब आते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि समास में मुख्य अंतर ये है
कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। ध्यान देने की बात यह है कि दोनों में विशेषण होता है। कर्मधारय में गुणवाचक विशेषण होता है और संख्यावाची में आपका द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है। ये ध्यान देने की बात है। इसके भी यही नियम है कि कुछ समस्त पद ऐसे हैं जो द्विगु में भी आते हैं और बहुब्री में भी आते हैं। इनके भी हम विग्रह पर ही ध्यान देंगे। विग्रह पर ध्यान देने में हमें पता लगेगा कि जब सामान्य रूप से किसी समूह का या संख्या का संकेत दे रहा है तो वो द्विगु समास होगा, और जब विशेष अर्थ दे रहा है उन दोनों पदों को का महत्व, उन दोनों पदों को महत्वहीन करते हुए जब तीसरा नया पद बना रहा है तब वो बहुब्री हो रहा है। यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए। द्विगु समास के कुछ उदाहरण बहुब्री समास के अंतर्गत भी आते हैं। इनका अंतर इनके विग्रह से स्पष्ट किया जा सकता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य, किंतु बहुब्री में पूरा पद ही किसी संज्ञा के विशेष्य का कार्य करता है। द्विगु और बहुब्री का एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। एक शब्द मैंने दिया दशानन, इसका दोनों तरह से विग्रह कर लेते हैं। 10 आननों का समूह, जब हमने इस तरह से विग्रह किया तो ये हो गया द्विगु। इसी को जब हमने लिखा है 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, एक विशेष अर्थ में आया। हम किसी को भी दशानन नहीं बोलेंगे। दशानन जब बोलते हैं तो रावण का अर्थ निकलता है, तब हमारा आया बहुब्री। अब आते हैं समस्त पद के सारे नियम भी हो गए, उदाहरण भी हो गए, अंतर भी स्पष्ट हो गया। अब बताते एक रिवीजन ले लेते हैं कि जब समस्त पद हम अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद एक पुनरावलोकन विशेष नियमों का हम कर लेते हैं। समस्त पद बनाते समय एवं विग्रह करते समय ध्यान देने योग्य तथ्य, यानी जिन तथ्यों को, जिन बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, ये एक संक्षिप्त में इसका विवरण दिया जा रहा है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। दूसरा, कर्मधारय समास में गुणवाचक विशेषण होता है या उपमान और उपमेय होता है। कर्मधारय कभी द्विगु नहीं बन सकता, द्विगु कभी कर्मधारय में परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही बहुब्री में कुछ समस्त पद परिवर्तित हो सकते हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण से स्पष्ट किया है। कुछ समस्त पद कर्मधारय से बहुब्री में तथा द्विगु से बहुब्री में बनते हैं। बहुब्री में दोनों पद गौण होने के कारण तीसरा अन्य पद प्रधान होता है जो विशेषण का कार्य करता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समस्त पद में योजक का चिन्ह आता है और जब हम विग्रह करते हैं तब समुच्चय बोधक अव्यय आता है, जैसे और, अथवा, या आदि। अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। ये था हमारा समास का विवरण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।